हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक कुमार आपका वेलकम करता हूं। क्लास 9th की केमिस्ट्री की जो सीरीज हमने शुरू की थी और उसका पहले चैप्टर के 2 लेक्चर्स अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें ही अब हम आगे का पार्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने बताया था अब तक कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन वो स्वतः प्रक्रिया है, अपने आप होने वाला वो प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो किसकी वजह से, सूर्य के विकिरण की वजह से, जो सोलर एनर्जी है उसकी वजह से अपने आप ही किसमें, वेपर में जब चेंज हो जाता है, यानी कि भाप में चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगर क्या दिया है हमें कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन के कारण कूलिंग क्यों होती है। आप जरा सोचिए, जब कहते हैं कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, तो क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या कॉटन के कपड़े ठंडे होते हैं? दरअसल जो इवेपोरेशन होता है वो एटमॉस्फेयर को या अपने चारों तरफ के वातावरण को क्या करता है, ठंडा कर देता है। और ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे। देखिए, इन एन ओपन वेसल, किसी खुले बर्तन में, द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। कोई भी लिक्विड जो है क्या होता है, अपने आप ही अपने गैसोस फॉर्म में इवेपोरेट होता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी। अब सोचो जरा, चारों तरफ का जो वातावरण है, चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर अगर लिक्विड के टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो वो उस टेम्परेचर को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। और उस एब्जॉर्प्शन के वजह से उनके अंदर जो ये हीट एनर्जी आई है वो क्या करती है, खुद लिक्विड के पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को चेंज करने लगते हैं, यानी गैसोस स्टेट में जाने लगते हैं, इवेपोरेट होने लगते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर की अपने चारों तरफ की जो हीट है, जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, उसे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो सीधी सी बात है, जब वहां से टेम्परेचर ले लेंगे तो उसका खुद का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो regain the energy lost during evaporation. This is absorption of energy from the surroundings make the surroundings what, cool. ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन जो सराउंडिंग का है, चारों तरफ का है, वो क्या कर देता है, चारों तरफ की सराउंडिंग को कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। देखिए जरा, what happens what happens when you pour some acetone on your palm. एसीटोन ये वो लिक्विड है जिसे लोग थिनर कह देते हैं। नेल पॉलिश को हटाने के लिए जो लिक्विड यूज किया जाता है उसे क्या, वो क्या होता है, एसीटोन होता है। अच्छा, एसीटोन को जब आप अपनी स्किन पे डालेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी स्किन कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है। पर ऐसा होता क्यों है, हमारी स्किन या वो नेल वाला वो पार्ट ठंडा इसलिए हो जाता है क्योंकि एसीटोन की खासियत यह है कि थोड़ी सी भी अगर उसको हीट मिल गई तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। अब जैसे आपने स्किन पे एसीटोन डाला तो उसने क्या किया, आपकी स्किन से ही एनर्जी ले ली। ठीक है, टेम्परेचर आपका, उसने जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वहां से उसने क्या किया, उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया और खुद क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, यानी स्किन से उड़ गया। लेकिन इस प्रोसेस में हमारे स्किन का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि वो एनर्जी किसको दे दी गई, वो दे दी गई एसीटोन को इवेपोरेट होने के लिए। तो उस वजह से क्या होता है कि वो हमें ठंडा महसूस होता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. Okay. अब यहाँ पे दो बातें समझने की हैं। एक तो ये लेटेंट हीट क्या होती है, ठीक है। दूसरा कि
जब गर्मियों में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो लोग क्या करते हैं, दीवारों पे या खासकर ज़मीन पे पानी छिड़क देते हैं। पानी छिड़कने से क्या होता है कि आसपास के टेम्परेचर को लेकर के वो पानी तो क्या बन जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन आसपास के टेम्परेचर को कैसा कर देगा, ठंडा कर देगा। और लेटेंट हीट जो होती है, आपकी जो लेटेंट हीट होती है, उसका मतलब होता है, जब मैंने आपको बताया था कि सॉलिड से लिक्विड में किसी मैटर को चेंज करना हो तो आप क्या देते हैं, उसे हीट देते हैं। सॉलिड को जब आप गर्म करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो क्या होने लगता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे हमने क्या कहा था, मेल्टिंग पॉइंट कहा था। मेल्टिंग पॉइंट कहा था। मेल्टिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट in terms of temperature in which matter starts to melt, है ना, it begins to melt, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पे सारे का सारा मैटर क्या मेल्ट हो जाता है, वो वहां पे मेल्ट होना शुरू होता है। तो जब तक हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, हम उसके टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो जो एक्स्ट्रा की एनर्जी इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर हम उसे दे रहे हैं, वो क्या करेगी, वो सिर्फ उसकी फॉर्म को चेंज करेगी, सॉलिड से लिक्विड में उसको चेंज करेगी, लेकिन टेम्परेचर अब बढ़ नहीं रहा होगा। तो ये जो एनर्जी उसकी फॉर्म को चेंज करने में लग रही है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, या लेटेंट एनर्जी कह लीजिए। ठीक है, हीट भी एक एनर्जी होती है। और ऐसा ही लिक्विड से और वेपर बनते टाइम, या कह लीजिए गैस बनते टाइम भी इसी तरह से होगा कि लिक्विड को और गर्म करेंगे तो वो एक पॉइंट पर आके बॉयल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्टेट वो चेंज नहीं कर रहा होगा। और वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, रुक जाएगा। और अब वो जो एनर्जी है, एक्स्ट्रा की एनर्जी जो उसे हम अभी भी दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो सिर्फ उसको गैस बनाने में यूज हो रही होगी, तो वो क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इवेपोरेशन क्या करेगा, एटमोस्फेयर को ठंडा भी कर देता है। इस वजह से हम ये काम करते हैं। देखिए, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। होता यह है कि जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो कॉटन की खासियत होती है कि ये लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सीधी सी बात है, गर्मियों में हमें ज़्यादा स्वेट आएगा, पसीना आएगा, कॉटन के कपड़े क्या कर लेते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो पसीना इवेपोरेशन के फॉर्म में क्या करेगा, हमारी बॉडी को फिर कूल करता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी से ही क्या लेगा, टेम्परेचर लेगा, हीट लेगा। और आसपास के एनवायरनमेंट से चारों तरफ का जो भी हमारा माहौल है, सराउंडिंग्स, वहाँ से भी क्या करेगा, हवा से हीट को लेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, चारों तरफ का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमें ठंडक महसूस होगी। तो कॉटन के कपड़े हमें ठंडक महसूस नहीं करा रहे होते, बल्कि इस प्रोसेस में, इवेपोरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, कॉटन की वजह से हमें गर्मी में भी ठंडक का एहसास होता है। Why do we see why do we see droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? जो बर्फ का ठंडा पानी होता है, उसके चारों तरफ हमें क्या दिखाई देती है, पानी की बूंदें दिखाई देती है। तो वो बूंदें क्यों आती हैं, कैसे होती है, देखिए। The water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplets. होता क्या है कि चारों तरफ हवा में पानी है, वेपर की फॉर्म में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जो पिछला वीडियो था। और अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप हमारे पहले दोनों वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि ये थर्ड क्लास है, तो आपको पूरी तरह से समझ में तभी आएगी जब आप पहले दोनों वीडियोस देख चुके हो। तो जो ठंडा पानी के कांटेक्ट में जैसे वो गैस आती है, एयर आती है, या यूं कह लो वाटर वेपर आता है, तो वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, अपना एनर्जी को लूज करती है, और इस वजह से क्या होती है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, उस ग्लास पे क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो हमें वो पानी की बूंदों के फॉर्म में दिखने लगती है। चलिए आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे अब तक हमने देखा कि सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट होते हैं मैटर के, लेकिन साइंटिस्ट 2 और स्टेट्स की, मैटर की 2 और अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए, जो प्लाज्मा है ये क्या है? द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। इसमें कैसे पार्टिकल्स होते हैं? सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक। दीज पार्टिकल्स यानी कि उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी उनमें बहुत ज्यादा होगी। आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। ठीक है, ये किस फॉर्म में होते हैं? आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में। देखिए, गैस जो होती है, जो गैस फॉर्म होती है, उनके पास जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नल होते हैं। अब आप कहेंगे कि नल का मतलब क्या है? आइए समझने की कोशिश करें। देखिए, 2 तरह के चार्ज होते हैं। एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश। एक होता है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। अगर किसी पार्टिकल पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो उस चार्ज को आप क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। मतलब उस पार्टिकल को आप क्या कहेंगे? आयन कहेंगे, जिसपे क्या है? किसी भी तरह का कोई चार्ज है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसे क्या कहते हैं? नल। नल का मतलब उदासीन। कैसा? उदासीन। वो ना पॉजिटिव की तरफ कोई एक्टिविटी दिखाएगा, ना ही नेगेटिव की तरफ। तो गैसेस के, जो अब तक हमने पढ़ा था, गैसेस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? नल होते हैं। दे आर नॉट नीदर पॉजिटिव नो नेगेटिव। लेकिन प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो आयनाइज्ड होते हैं। मतलब ऐसी गैस से बने हुए पार्टिकल्स होते हैं। मतलब उनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? आयन होते हैं और वो गैसोस फॉर्म में होते हैं। मतलब ऐसी गैस होगी जिसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? नल नहीं होते, बल्कि आयंस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो किस फॉर्म में होते हैं? आयनाइज्ड गैस की फॉर्म में होते हैं। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। आपने देखा होगा, हो सकता है आपने मूवीज में देखा हो या कहीं भी देखा हो, वो इस तरह के ट्यूब्स लेके अंधेरे में जब नीचे माइंस में या अंधेरी जगहों पे जाते हैं तो ट्यूब्स लेके जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। तो उनमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज नियॉन गैस एंड इनसाइड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज हीलियम गैस और सम अदर गैस। ठीक है, तो या तो नियॉन गैस या फिर हीलियम गैस से क्या बनाए जाते हैं, और इन ट्यूब्स को या बल्ब्स को बनाया जाता है। ध्यान दीजिए कि ये दोनों ही गैसेस कैसी हैं? नोबल गैसेस हैं। कैसी गैसेस हैं? नोबल गैसेस हैं। और नोबल गैसेस के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये नोबल गैसेस को हम नोबल गैस क्यों कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड। गैस आयोनाइज्ड हो जाती है, मतलब उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उन पे चार्ज आ जाता है। दैट इज गेट्स चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। जब उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करती है तो उन पे चार्ज आ जाता है। इसका मतलब ये है यानी कुल मिला के क्या हो जाते हैं? वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उन पे आ जाएगा। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। तो चाहे वो ट्यूब हो या बल्ब हो, वो प्लाज्मा क्या करने लगता है? उसके अंदर ग्लो करने लगता है। किस वजह से? क्योंकि वो आयनाइज्ड हो गया। द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो गैस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस कलर से ग्लो करेगी। कभी आपको व्हाइट दिखेगी, कभी नीली दिखेगी, कभी हरे कलर की दिखेगी। The sun and the stars glow because of the presence of plasma in them. ठीक है, क्योंकि वहां पे भी टेम्परेचर ज्यादा है और जो गैसेस है वहां पे कैसी हो जाती है? आयनाइज्ड हो जाती है। तो जो प्लाज्मा वहां पे क्रिएट होता है, बनता है, तो तारों में उस वजह से क्या होता है? चमक होती है, इसलिए वो इतने ब्राइट होते हैं। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। और वहां पे प्लाज्मा किस वजह से बनता है? बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या हो गया?
फोर्थ स्टेट हो गया। हमने पढ़े थे सॉलिड, लिक्विड, गैस, और येट अनदर इज प्लाज्मा। चाहे तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं से मिटा देता हूं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट और लास्ट स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए जरा 1920 में एक इंडियन फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस। ही हैड डन सम कैलकुलेशंस फॉर अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। उन्होंने मैटर की पांचवी स्टेट के लिए कुछ कैलकुलेशन की थी। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशंस, अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। और जो उन्होंने कैलकुलेशन की थी, उन्हें कैलकुलेशन को बेस रख के आइंस्टाइन ने क्या किया, भविष्यवाणी की थी, मतलब प्रेडिक्ट किया था कि एक फिफ्थ एलिमेंट ऑफ मैटर होगा, और उन्हीं के नाम पर इसे क्या कहा जाता है, बीईसी, यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी कि बीईसी, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से किसी ने भी इसको खोजा नहीं था, सिर्फ इन्होंने अज्यूम किया था, उन्होंने कोशिश की थी, इन्होंने प्रिडिक्ट किया था। लेकिन इन 2001 एरिक ए कॉर्नेल और वोल्फगैंग कैटरेल एंड कार्ल ई वीमैन ऑफ यूएसए, दे रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर व्हाट, अचीविंग बीईसी। बीईसी को ढूंढने में इन्हें कामयाबी मिली, तो इन्हें 2001 में क्या दिया गया, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। बीईसी कैसे फॉर्म किया जाता है, इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, यानी कि किसी गैस की जिसकी डेंसिटी बहुत कम हो, डेंसिटी मतलब जिसके बहुत बड़े एरिया में बहुत ही कम क्या हो, पार्टिकल्स हो, बहुत बड़े वॉल्यूम में, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, यानी कि जो एयर की, जो हवा की जो डेंसिटी है, उसका भी लगभग 1000वें हिस्से के बराबर डेंसिटी हो, इससे भी क्या हो, बहुत हल्की हो। टू सुपर लो टेम्परेचर्स, इस तरह की गैस को जिसका डेंसिटी बहुत ही कम है, उसको बहुत ही हद से ज्यादा कम टेम्परेचर में जब उसे ठंडा करेंगे, तो फिर क्या मिलेगा हमें, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मैटर की 4 स्टेट आई। कौन कौन सी, एक तो है सॉलिड, दूसरी क्या है, लिक्विड, तीसरी हो गई गैस, फोर्थ हुई आपकी प्लाज्मा, और फिफ्थ हो गई आपकी बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, यहां तक ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद आ जाती है समरी, यानी जो जो इस चैप्टर में हमने अब तक टोटल देखा है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जरा, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो 3 स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाद में ये भी पता लगाया गया, मतलब ढूंढा गया, और बाकी की 2 स्टेट्स को, यानी प्लाज्मा को और बीईसी को। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो पार्टिकल्स को बांधे रखता है किसी भी मैटर के, वो सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होता है, लिक्विड्स में सबसे बीच में होता है, और सबसे कम होता है गैसेस में। द स्पेसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब किसी मैटर को बनाने वाले मेन पार्टिकल्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहेंगे। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है और जो बीच में जो स्पेस है,
गैसेस में ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा उनके पार्टिकल्स भागते हैं, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, उनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी और स्पेस इनसे कम होता है लिक्विड्स में, और सबसे कम किस में होता है? सॉलिड्स में। उनके पार्टिकल्स भाग भी नहीं रहे होते कहीं, सिर्फ मूवमेंट कर रहे होते वाइब्रेशन की फॉर्म में, तो यानी कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कैसी है? सबसे कम है। और उनके बीच में स्पेसिस भी कैसा होता है? बहुत कम होता है, तो इसलिए भी वो मूव नहीं कर पा रहे होते। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड्स। अच्छा, जो अरेंजमेंट है वो एक सही ऑर्डर में होता है, क्योंकि एक के बाद नजदीक नजदीक क्या होते हैं? सॉलिड्स के पार्टिकल्स जुड़े रहते हैं। गैसेस के कहीं भी रैंडमली मूव करते रहते हैं, सॉरी लिक्विड्स के, और ऐसे ही गैसेस के भी, तो उनका कोई एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता ही नहीं। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स कैन slid over each other, while for gases there is no order. Particles just move about randomly. लिक्विड्स में क्या होते हैं? वो ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, फिसलेंगे, और क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं कुल मिला के। सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता कि एक के ऊपर से जा रहे हैं, जो है वो वहीं रहेगा। और लिक्विड्स में तो वो कहीं भी रैंडमली भाग रहे होते हैं, है ना। इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ब्राउनियन गति, जो रैंडमली कहीं पे भी भागते रहे पार्टिकल्स। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल, यानी जो स्टेट्स होती है मैटर की, उन्हें आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है, आपस में बदला जा सकता है अवस्थाओं को। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। तो हमने देखा था पिछली क्लास में कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में ही चेंज करके, बदलाव करके हम क्या कर सकते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेस। सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधा, सॉलिड सीधा गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में जाए बिना ही। डिपोजिशन यानी निक्षेप इज द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड। और गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में चले जाए तो उसे कहते हैं निक्षेप यानी कि डिपोजिशन। इसमें वो बिना लिक्विड फॉर्म में जाए ही सीधा सॉलिड में चली जाती है। Okay. Boiling is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid change into vapor state. देखो, बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना मतलब बॉयल किसी एक पार्टिकल को नहीं कर सकते आप पार्टिकल्स जब आपके पास बल्क में होंगे तभी आप उन्हें क्या कर पाएंगे? बॉयल कर पाएंगे। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क यानी कि होल यानी पूरे में से, ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो बॉयल करने के बाद पार्टिकल्स किस में चले जाते हैं? गैसोस स्टेट में चले जाते हैं। पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। ये एक सरफेस फिनोमिना है, यानी सरफेस से ही क्या होता है? सरफेस से लिक्विड गैसोस फॉर्म में चेंज हो रहा होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम surface gain enough energy to overcome the forces of attraction present in the liquid and change into the vapor state. जो सरफेस पे यानी ऊपरी सतह पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से या सन की एनर्जी से वो एनर्जी लेकर के उनके बीच मतलब जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो जीत जाती है, ओवरकम हो जाती है। किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो पिछली क्लासेस अगर आपने देखी है तो इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे, और अगर आप बिना पहली क्लासेस को देखे हुए यहाँ पर आए तो पहले आप उन क्लासेस को देख लीजिए, ताकि यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन सके, अच्छे से आप समझ सके। तो वो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होती है तो वो क्या हो जाते हैं? गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अब इवेपोरेट किस हिसाब से होगा ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है। एक तो सरफेस एरिया ज्यादा हो, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी कम हो, और विंड स्पीड ज्यादा हो, हवा की स्पीड ज्यादा हो। तो इन कंडीशन में क्या होता है? इवेपोरेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से ठंडक महसूस होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure
एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट पे ही किसी मैटर के क्या करेंगे, चेंज करेगा लिक्विड टू गैस में, है ना। लिक्विड स्टेट को गैस में चेंज करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे 1 kg अमाउंट को जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उसे क्या कहेंगे हम, लेटेंट हीट कहेंगे। ठीक है, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो है जो किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होती है, सॉलिड को लिक्विड में मेल्टिंग पॉइंट पर चेंज करने के लिए। क्योंकि मैंने बताया था कि जब वेपराइजेशन होता है तो बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर रुक जाता है, उसके बाद का टेम्परेचर सिर्फ उसकी स्टेट को चेंज कर रहा होता है, यानी कि लिक्विड से गैस में। सॉरी। इसी तरह से जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है कोई सॉलिड, तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है, और वो जो एनर्जी उसे एक्स्ट्रा की दी जाती है वो सिर्फ उसको स्टेट चेंज कर रही होती है सॉलिड से लिक्विड में। तो उसको लेटेंट हीट ऑफ क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। चलिए आगे। आगे ये रह गया है, बल्कि याद रखने की चीज है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज हैं और उनके यूनिट्स हैं। देखिए टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं सॉरी, और इसके लिए जो सिंबल है वो के है, कैपिटल के। लेंथ को नापने के लिए मीटर यूज करते हैं और इसके लिए स्मॉल एम हम सिंबल यूज करते हैं। मास को नापने के लिए किलोग्राम होता है, इसे केजी में। वेट की यूनिट होती है न्यूटन, और इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम को कहते हैं क्यूबिक मीटर, तो कहीं क्यूबिक मीटर में उसको मेजर करते हैं, उसकी यूनिट ये होगी। और मीटर क्यूब क्या होता है, इसका सिंबल होता है। डेंसिटी को नापने के लिए किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसकी यूनिट होती है, और केजी मीटर की पावर -3 क्या होता है, इसका सिंबल होता है। प्रेशर को नापने के लिए पास्कल इसकी यूनिट है, और पीए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ तक ही हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो को अगर आप सही ऑर्डर में, सही क्रम में देखेंगे तो ही ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। हमने कोशिश की है कि हर एक शब्द को आपको एक्सप्लेन करें, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट, किस तरह का कोई आपको इसमें कोई परेशानी हो समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं, और जितनी जल्दी हो सकेगा या तो हमारी जो भी एक्टिव टीम है वो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेगी, अदरवाइज जैसे ही पॉसिबल होगा उस पर कोई वीडियो बनाकर आपको आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।